हेलो बच्चों। आज अपन लोग पढ़ेंगे द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, जो कि राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में मैंने सूर्यो भाई के पेंटिंग के बारे में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था और साथ ही साथ याद रखने के लिए कुछ ट्रिक्स भी बताए थे। इस वीडियो में मैंने इस टॉपिक से आए हुए प्रीवियस ईयर्स के कुछ क्वेश्चन करवा रखा है, जो कि इस वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। तो चलो यार, वीडियो शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन बताते चलो कि डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन which had influenced the people belonging to other part of Europe. Do you know the answer? अगर आपको इसका आंसर पता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो चलो यार कुर्सी की पेटी बांध लो और अपन लोग उड़ान भरते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या क्या हुआ था। तो देखो, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से वर्ल्ड को नेशनलिज्म का क्रिस्टल क्लियर इमेज पता चला था, जो कि 1789 में हुआ था। फ्रांस 1789 के समय पूरी तरह से विकसित टेरिटरी था, जिस पर मोनार्की गवर्नमेंट, दैट इज राजाओं का शासन था। तो फ्रांस वाज ए फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। फिर सेकेंड पॉइंट है आपका, फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पावर किसी सत्ता में बैठे लोगों के पास थी, दैट इज राजाओं और उनके कुछ चमचों के पास में थी, वो पावर अब फ्रांस के नागरिक के पास आ गई। दैट इज डेमोक्रेसी लागू होने लगा। डेमोक्रेसी बोले तो जनता का राज लागू होने लगा। अच्छा एक बात बताओ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ? आपको याद होगा कि गवर्नमेंट के द्वारा लोगों पर ज्यादा टैक्स लागू किया गया था, चर्च के जमीन ले लिए गए थे। बेसिकली जो थर्ड स्टेट्स थे उन पर ज्यादा लोड दे दिया गया था। एज ए रिजल्ट लोगों के मन में आक्रोश भरा और रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and shape its destiny। यानी रिवॉल्यूशन से एक संदेश तो क्लियर पता चल रहा था कि फ्रांस के लोग ही नेशन स्टेट के कंसेप्ट को लागू करेंगे और अपने आने वाले कल यानी अपने फ्यूचर को संवारेंगे। लास्ट पॉइंट है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग the French revolutionaries introduced various measures and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। देखो, कोई भी रिवॉल्यूशन ऐसे ही नहीं स्टार्ट होता है, उसके लिए कई लोगों का योगदान भी होता है। ये महापुरुष करते क्या है? ये लोगों को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी क्या हुआ कि वहां के कई रिवॉल्यूशनरीज का योगदान था। अब इन्होंने क्या क्या मेजर्स इंट्रोड्यूस किए उसके बारे में जानते हैं। मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस्ड बाय फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज। तो देखो यार, कई सारे मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस किए गए थे। अब ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? ताकि लोगों के मन में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी की भावना जग सके। इतना ही नहीं, ला पात्रे का आइडिया लाया गया, द फादरलैंड। इसका मतलब कि ये जो देश है ये हमारे बाप दादाओं का देश है, हमारे पूर्वजों का देश है। ले सिटियन का आइडिया लाया गया, यानी द सिटीजन, कि हम इस देश के नागरिक हैं। तो इस सब बात ने लोगों के मन में ये धारणा उठा दी कि भैया हमको भी एक संविधान के नीचे इक्वल राइट्स मिलना ही चाहिए, अगर नहीं मिल रहा है तो गलत है और हम रिवॉल्यूशन करेंगे। If new French flag, the tricolor was chosen to replace the former royal standard। यानी पहले जो राजा का झंडा था उसको हटा के लोगों ने क्या किया, अपने झंडे को फ्रेंच फ्लैग घोषित कर दिया, यानी फ्रांस का फ्लैग घोषित कर दिया। स्टेट्स जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस एंड रिनेम्ड द नेशनल असेंबली। अब स्टेट्स जनरल होता क्या है? ये एक टाइप का एक जनरल असेंबली था जो कि फ्रांस के डिफरेंट स्टेट्स ऑफ द रियल्म को रिप्रेजेंट करता था। तो फ्रांस में तीन स्टेट्स थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल, जो कि थर्ड स्टेट्स में आते थे। तो स्टेट जनरल का खात्मा तब हुआ था ना, जब थर्ड स्टेट जिनसे सबसे ज्यादा टैक्स वसूला जा रहा था उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, और वो भी राजा के खिलाफ जाकर। इतना ही नहीं, उन्होंने दूसरे स्टेट्स यानी फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट्स को भी इनवाइट कर दिया कि आओ भैया नेशनल असेंबली में ज्वाइन कर लो। इस तरह से लोगों ने राजा को साफ साफ सिग्नल ऑलरेडी दे दिया था कि भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो होके रहेगा और अपने गद्दी का लोभ छोड़ दो।
और क्या हुआ था, न्यू हैम्स कंपोज किए गए थे, हैम्स बोले तो प्रेयर कंपोज किए गए थे, गाने कंपोज किए गए थे, और शपथ लिए जा रहे थे। मार्टियर्स कमेमोरेटेड, यानी मार्टियर्स को, यानी जो शहीद थे उनको याद किया जा रहा था, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। अब नए नए प्रेयर क्यों लिखे जा रहे थे, देखो उस समय पे उतना मास मीडिया डेवलप नहीं था, तो लोगों के मन में आजादी की भावना जो है उस किसी भी तरीके से उत्पन्न करनी थी, तो यो यही तरीका था जिससे उत्पन्न किया जा सकता था। यानी लोगों के मन में आजादी की भावना इसी तरीके से पहुंचाया जा सकता था। और क्या क्या किया गया था, a centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory। कहने का मतलब क्या, एक सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया जिसने फ्रांस के हर एक नागरिकों के यूनिफॉर्म लॉज बनाए, दैट इज सबके लिए एक समान लॉज बनाए। ऐसा नहीं कि तुम अमीर हो तो तुम्हें एक स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, तुम्हारे लिए दूसरा लॉ होगा और गरीबों के लिए दूसरा लॉ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। Internal custom duties were abolished and a uniform system of weights and measures were adopted। कस्टम ड्यूटीज क्या होता है, कस्टम ड्यूटीज वो टैक्स है जो कि विदेश से सामान जब हम अपने घर पे लाते हैं तब हमें भरना पड़ता है। बट अगर सोचो कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, एक ही कंट्री के एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सामान खरीदे या बेचे, तब भी हमें अगर टैक्स देना पड़े तो एक देश में रहने का क्या फायदा। तो इंटरनल टैक्स को क्या किया गया, हटाया गया, एंड सबके लिए एक समान मेजरमेंट सिस्टम एंड वेट्स को निर्धारित किया गया ताकि बिजनेस करने में आसानी हो सके। तुम ही सोचो, अगर तुम्हें 1 केजी चीनी खरीदनी हो और वो तुम दूसरे स्टेट में जाकर खरीद रहे हो और वहां 1 केजी चीनी 800 ग्राम के ही बराबर होता है, तो तुम्हें तो 200 ग्राम का लॉस हो जाएगा। सो इसीलिए यूनिफॉर्म सिस्टम एक बनाया गया। और क्या क्या किया गया, रीजनल डायलेक्ट्स वे डिस्करेज, यानी जो रीजनल डायलेक्ट्स थे, लैंग्वेजेस थे, उसको डिस्करेज करके क्या किया गया, फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज बनाया गया नेशन का। और क्या क्या किया गया था, मेन एम ऑफ रिवॉल्यूशनरीज वाज टू लिबरेट द पीपल ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशंस। यानी रिवॉल्यूशनरीज का एक ही एम था कि जो यूरोप के लोग हैं उनको तानाशाही से मुक्त कर दे और उन्हें एक राष्ट्र बनने में मदद कर सके। Many students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin clubs। जब यूरोप के दूसरे पार्ट्स में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात पहुंची तब कई स्टूडेंट्स और शिक्षित मिडिल क्लास यानी एजुकेटेड मिडिल क्लास के जो लोग थे उन्होंने मिलकर जैकोबिन क्लब स्टेब्लिश करा। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s। अब यूरोप के डिफरेंट पार्ट में जो एक्टिविटीज एंड कैंपेन्स किए जा रहे थे उससे फ्रेंच आर्मी जो कि मोनार्की हटाना चाहती थी एक्चुअली, उन्हें सहूलियत मिली कि वो नेशनलिज्म के आइडिया को पूरे यूरोप पे फैला सके। फ्रेंच आर्मी कहाँ कहाँ गई, होलैंड में गई, और कहाँ गई, बेल्जियम में गई, स्विट्जरलैंड में गई, और इटली के ज्यादातर पार्ट में गई। कब गई थी, डेट को गौर कीजिएगा, 1790 में गई थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1789 में, और कब गई ये आर्मी, 1790 में, यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जस्ट एक साल बाद। अब हमारा बचता है नेपोलियनिक कोड जो कि हम पढ़ेंगे अगले एपिसोड में। उससे पहले इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो 2015 में आया था और 1 मार्क्स के लिए पूछा गया था। What was the major change that occurred in the political and constitutional scenario due to the French Revolution in Europe? तो इसका आंसर लिखा रखा है। तो क्या है इसका आंसर कि सॉवरेनिटी यानी पावर का ट्रांसफर हुआ था, कहां से कहां तक, मोनार्की से फ्रेंच सिटीजन तक, अभी अभी पढ़ा है हमने। और क्या हुआ था कि वो फ्रेंच के लोग ही फ्रेंच के डेस्टिनी को संवारेंगे, अपने नेशन को सेफ देंगे, ये भी हमने आज पढ़ रखा है। तो यही है इसका आंसर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये भी क्वेश्चन 2015 में पूछा गया था 1 मार्क्स के लिए। व्हाट वाज द मेन एम ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज, यानी
फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी जो थे उनका मेन मकसद क्या था? उनका मेन मकसद तो यही था कि लोगों के बीच एक कलेक्टिव आइडेंटिटी का कंसेप्ट आए फ्रेंच पीपल के अमंग। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है जो 2016 में पूछा गया था। डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन व्हिच हैड इन्फ्लुएंस्ड द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। यही सेम क्वेश्चन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी आपसे पूछा था, तो उसका आंसर लिखा हुआ है कि क्या क्या हुआ था। सबसे पहले तो हमें क्लियर कट एक्सप्रेशन नेशनलिज्म का 1789 में जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उससे मिला। स्टेट जनरल को लोगों ने इलेक्ट किया और फिर उसका रीनेम किया था नेशनल असेंबली, ये भी हमने पढ़ रखा है। और क्या हुआ था कि हैम्स कंपोज किए गए, शपथ लिया गया था, शहीदों को याद किया गया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फिक्स किया गया था, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज को हटाया गया था, और रिवॉल्यूशन का क्या मकसद था। ये कुछ पॉइंट्स है जो इसके आंसर हैं और ये सब अपन ने डिस्कस कर रखा है। तो अगर आपको ये वीडियो सही लगा, अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम अपने अगले एपिसोड में।